Dear student, hope you will be fine. In the previous lectures, we have studied about the type of operating system. हमने टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में स्टडी किया. देखिए, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. आप उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं, प्रोग्राम्स को मिला के कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं. प्रोग्राम बेसिकली एक स्टैटिक वैल्यू है, एक डमी टेम्पलेट है. आपने नोटपैड में प्रोग्राम को टाइप किया, आपने आईडीई में प्रोग्राम को टाइप किया. इट इज़ जस्ट अ डमी टेम्पलेट. जब तक वो प्रोग्राम मेन मेमोरी में नहीं आएगा, तब तक वो प्रोग्राम आपका डायनेमिक नहीं बनेगा, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं. It means we can say that a program becomes a process when it comes inside the main memory. Program is a static process and process is a dynamic behavior of a program. Today the topic for our discussion is process management introduction. किस तरीके से प्रोसेस का मैनेजमेंट करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. स्टूडेंट्स, A program does nothing unless its instructions are executed by a CPU. देखिए, प्रोग्राम तब तक कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक कि उसकी इंस्ट्रक्शंस जो आपने लिखी हैं, आपने जो लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है, आपने जो एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किया है, उसको CPU एग्जीक्यूट ना करे. ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड ए प्रोसेस. प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो कहलाता है प्रोसेस. सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब आपका प्रोग्राम डिवाइड होगा तो प्रोसेस क्रिएट होगी, और जब प्रोसेस डिवाइड होगी तो आपके थ्रेड्स क्रिएट होते हैं. इन्हीं को हम मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसेस प्रोग्रामिंग कह देते हैं, या फिर हम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग कह देते हैं. एक किसी भी टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए, किसी भी टास्क को फुलफिल करने के लिए प्रोसेस नीड्स द कंप्यूटर रिसोर्सेज. In order to accomplish its task, process needs the computer resources. जब तक उसको resources नहीं मिलेंगे, जो आपकी प्रोसेस है वो आपकी वेटिंग स्टेट में रहेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए, मेरे पास में यहाँ पर किसी प्रोग्राम की 3 प्रोसेस हैं. P1 है, P2 है, P3 है. यहाँ पर क्या किया गया, तीनों को रिक्वायरमेंट किसकी है? प्रिंटर की. प्रिंटर बेसिकली क्या है? हमारी एक आउटपुट रिसोर्स है. सपोज़ P1 ने प्रिंटर को एक्वायर किया हुआ है, P2 और P3 को भी प्रिंटर्स की क्या है? नीड है. तो जब तक P1 से ये रिसोर्स रिलीज़ नहीं होगा, तब तक P2 और P3 अपना वर्क फुलफिल नहीं कर पाएंगे. इट मीन्स यहाँ पे एक वेटिंग स्टेट आ गई. अब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन सारी थिंग्स को कैसे मैनेज करता है, डेट वी विल स्टडी. स्टूडेंट्स, there may exist more than one process in the system which may require the same resource at the same time. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, हमारे सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो एक समय में सेम रिसोर्स को एक्वायर करने की कोशिश करती हैं. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे रिसोर्सेज को मैनेज करे, सारी प्रोसेसेस को मैनेज करे, क्योंकि रिसोर्स इज़ ए कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट वे. देखिए, रिसोर्सेज को डिफर्ड करना, रिसोर्सेज को एक्वायर करना, ये इजी प्रोसेस है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारी की सारी प्रोसेसेस को मैनेज करता है. वो प्रोसेस को मैनेज करता है, रिसोर्स को एक्वायर करता है, रिसोर्स को रिलीज़ करने में हेल्प करता है. अब स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है. देखिए, सबसे पहले शेड्यूलिंग प्रोसेस एंड थ्रेड्स ऑन द CPU. जो भी आपका प्रोग्राम है वो प्रोसेस में डिवाइड होगा, प्रोसेस को शेड्यूल किया जाएगा कि कौन सी प्रोसेस को CPU पहले टाइम देगा, कौन सी प्रोसेस को CPU बाद में टाइम देगा, कौन सी प्रोसेस आपकी वेटिंग स्टेट में है, कौन सी प्रोसेस आपकी इस समय रन कर रही है, कौन सी प्रोसेस को किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है,
या कौन सी प्रोसेस ने कोई रिसोर्स रिलीज़ किया, ठीक है। तो ये शेड्यूलिंग जो होती है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है। सेकेंड पॉइंट, क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूज़र एंड सिस्टम प्रोसेसेस। देखिए, जो भी हमारा सिस्टम है उसमें दो तरीके की प्रोसेसेस होती हैं। एक हमारे पास में यूज़र प्रोसेस होती है, दूसरी हमारे पास में सिस्टम प्रोसेस होती है। हम एक तो एडमिन लॉगिन करते हैं अपने सिस्टम में, दूसरा हम नॉर्मल यूज़र स्पेस के थ्रू लॉगिन करते हैं। तो ये दो तरीके की प्रोसेसेस होती हैं। तो इनको क्रिएट करना, इनको डिलीट करना, ये सारा का सारा वर्क आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेसेस। देखिए, कौन सी प्रोसेस को सस्पेंड करना है, मीन्स कौन सी प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, कौन सी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जाएगी, कौन सी प्रोसेस इस समय रन करेगी, या कौन सी प्रोसेस इस समय वेटिंग स्टेट में है, उसको रिसोर्स, जिस रिसोर्स की इसको रिक्वायरमेंट थी वो रिसोर्स अभी क्या है, अवेलेबल है। तो ये जो प्रोसेस होगी जो वेटिंग स्टेट में है, जो आपकी सस्पेंडेड स्टेट में है, वो दोबारा क्या हो जाएगी, अपनी वर्किंग स्टेट में आएगी, मीन्स अपना टास्क दोबारा ये रिज्यूम करेगी। तो ये सारा का सारा जो वर्क होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। देखिए, इसके बाद क्या होता है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस के बीच में टाइम मैनेजमेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन का टास्क आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। स्टूडेंट्स, प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन। देखिए, बहुत सारी प्रोसेसेस जो होती हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, जिसे हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन सा मैकेनिज़्म है ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। जैसे कि शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट होता है, आपका मैसेज पासिंग होता है। तो ये सारा का सारा टास्क आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। अब किसी भी प्रोसेस के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। देखिए, प्रोसेस को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनाता है, जिसमें सबसे पहले प्रोसेस की आईडी क्या है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है, प्रोसेस की स्टेट क्या है, मींस प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, सस्पेंडेड स्टेट में है, या फिर प्रोसेस को टर्मिनेट किया गया है, या फिर प्रोसेस ने कोई दूसरी प्रोसेस क्रिएट की है, जैसे हम कहते हैं चाइल्ड प्रोसेस। इसके बाद प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स में कौन सी वैल्यू सेव की गई है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, कौन कौन सी फाइल्स को ओपन किया गया है, या फिर कौन कौन सी डिवाइसेस जो हैं इस प्रोसेस के थ्रू रिक्वायर्ड हैं। ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी प्रोसेस के, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यूज़ किए जाते हैं एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनाने के लिए। और जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, सपोज़ हमारे पास में सिस्टम में 4 प्रोसेसेस हैं, तो 4 प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स बनेंगे। प्रोसेस एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम to create PCB for each process. This is also called context of the process. Means ये प्रोसेस का कंटेक्स्ट कहलाता है पर्टिकुलर टाइम में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रोसेस आईडी, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, कौन कौन सी ओपन फाइल्स हैं, कौन कौन सी ओपन डिवाइसेस हैं जो कि करंटली रिक्वायर्ड हैं या फिर ये प्रोसेस को यूज़ कर रही है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस आईडी की। जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए एक यूनिक आईडी असाइन करता है, और ये जो आईडी होती है वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है किसी भी प्रोसेस का उस पर्टिकुलर सिस्टम में। मींस प्रोसेस को किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम पहचानेगा, इट मीन्स उसके लिए उसने क्या किया, एक आईडी जनरेट की। नाउ इसके बाद हमारे पास में प्रोग्राम काउंटर होता है। देखिए, प्रोग्राम काउंटर बेसिकली है क्या, ए प्रोग्राम काउंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑन विच द प्रोसेस वॉज सस्पेंडेड। देखिए, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, सपोज मेन फंक्शन से किसी फंक्शन को कॉल किया गया,
कंट्रोल उस मेन फंक्शन को लीव करके नेक्स्ट फंक्शन पे चला जाता है और वापस वहीं पर आता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो लास्ट इंस्ट्रक्शन मेन मेथड में कंट्रोल ने एग्जीक्यूट की थी वो कहीं ना कहीं उसकी इंस्ट्रक्शन सेफ है, तभी वापस उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पे आएगा। That is program counter. The CPU uses this address when the execution of the process is resumed. CPU जो होता है उस एड्रेस को सेव करता है जो कि प्रोग्राम काउंटर में सेव है, उसको यूज़ करता है ताकि वो एग्जीक्यूशन कर सके प्रोसेस का जिसको कि दोबारा अपना टास्क रिज्यूम करना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट आपको ये बताती है कि प्रोसेस के क्रिएशन के बाद में उसके कितना टास्क अपना कंप्लीट कर लिया है। क्या वो न्यू प्रोसेस है या फिर एग्जीक्यूशन के लिए उस प्रोसेस का रेडीनेस हो गया है, प्रोसेस आपकी रन कर रही है या फिर प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है। ये सारा का सारा रिफ्लेक्शन आपका प्रोसेस स्टेट आईडी से हमें पता चलता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं प्रायोरिटी की। ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन प्रायोरिटी। जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उन सब की अपनी प्रायोरिटी होती है। द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी एमंग द प्रोसेसेस गेट्स द CPU फर्स्ट। ऐसी प्रोसेस जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उनको CPU पहले मिलता है और इसकी पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव होती है। मींस प्रायोरिटी इन्फॉर्मेशन भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव की जाती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में क्या है, हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर्स। देखिए, एवरी प्रोसेस हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रजिस्टर। जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो कहीं ना कहीं डेटा को होल्ड करती हैं। कोई वेरिएबल की वैल्यू है, कोई कांस्टेंट की वैल्यू है, तो इन सबको होल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं उनको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो CPU के रजिस्टर्स को यूज़ करती हैं। और CPU हमारे पास में बहुत टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं, जैसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। तो जो हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं CPU के इनसाइड, वो रजिस्टर्स आपका प्रोसेस यूज़ करती है। नाउ लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स एंड डिवाइसेस। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एवरी प्रोसेस यूजेस सम फाइल्स। एग्जीक्यूशन हो रहा है, प्रोसेस का प्रोसेस रन कर रही है, उसमें कुछ ना कुछ फाइल्स की उसको नीड होती है जो कि प्रेजेंट मेमोरी में, जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम लिखा है #stdio.h या फिर iostream.h, तो ये जो फाइल है इसकी नीड क्या है, इस प्रोग्राम को है, प्रोसेस को है, तो ये फाइल भी ओपन स्टेट में रहेगी मेन मेमोरी में। OS ऑल्सो मेंटेन ए लिस्ट ऑफ ओपन फाइल इन द PCB। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ओपन फाइल्स की लिस्ट को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में मेंटेन करता है, साथ साथ में कौन कौन सी डिवाइसेस हैं उन सबको भी मेंटेन करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रोसेस मैनेजमेंट समझ में आया होगा। धन्यवाद।